Students, welcome in this fresh lecture of Zoom Institute Online. सेल या साइटोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हमने साइटोलॉजी यूनिट नाम दिया था, तो उसमें हम सेल स्ट्रक्चर में अभी तक प्लांट सेल, एनिमल सेल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, सेल का डिस्कवरी के बारे में, सेल थ्योरी वगैरह टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है हम लोगों का, जिसका टाइटल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कभी कभी हम लोग प्लाज्मा लेमा एक और नाम भी सुनते हैं, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इसका डिस्कशन करें, कुछ और बातें इसके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एकेडमिकली और कॉम्पिटिटिवली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कॉम्पिटिटिवली इतने क्वेश्चन इसके बारे में बनते हैं, कम से कम 25 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल प्योरली अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसके बारे में बन सकते हैं। इसके रोल के बारे में, इसके कंटेंट्स के बारे में, इसके थिकनेस रिगार्डिंग, इसकी नेचर के रिगार्डिंग इतने सवाल बनते हैं कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके लिए एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगर आपने एनसीईआरटी में पेजेस कुछ आगे कंसल्ट किए हैं, डिस्कस किए हैं, कुछ पढ़ा है उनके बारे में, तो उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप एक पाते हैं, जिसको कि शुरू में कुछ एक डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि मॉडल में जो डायग्रामेटिक वाला है वो क्या दिखाया गया है। तो स्पेशली यहाँ पे उसी डायग्राम को ड्रॉ करते हुए वो चीज़ों को बताया जाएगा। आप जो देखते हैं स्ट्रक्चर, हेड और टेल वगैरह, ये क्या है, कैसे बने, हम उसको फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो साइड बुक्स की आपको इसमें नीड नहीं पड़ेगी। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना रिचली पढ़ेंगे एकेडमिक के हिसाब से भी कि हमें कोई साइड बुक के नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, तो हम उसको फुल्ली डिटेल में लेंगे। तो आते हैं सीधे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने अभी इसको कहा है सेल मेम्ब्रेन, और कभी कभी प्लाज्मा लेमा नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओरिजिनल लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ए सेल, ओरिजिनल लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ए लिविंग सेल, बेटर, ठीक है, ओरिजिनल लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ए लिविंग सेल, या सिंपली सेल कहने का मतलब तो लिविंग ही लगाते हैं, बट मैंने स्ट्रेस कर दिया उसको, उसमें थोड़ा वेट डाल दिया है, बाउंड्री ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल का एक ओरिजिनल लिमिटिंग बाउंड्री है, क्योंकि एनिमल सेल या प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज देयर। वॉल मे और मे नॉट बी, वॉल नहीं भी हो सकता। ऑफ कोर्स एनिमल सेल्स में वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल्स में भी कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस जैसे गैमीट आर ऑलवेज वॉललेस, तो कहीं ना कहीं वॉल मिस हो सकता है। तो मेम्ब्रेन इज ऑलवेज देयर, ये लिमिटिंग बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अभी हम नाम ले रहे थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो उसको डिस्क्राइब करता है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके बारे में कि उसका कैसा नेचर है, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसके रोल है। तो इससे पहले कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो बात की गई, जो कि 1970s अबाउट में दिया गया, तो उससे पहले सैंडविच मॉडल या दूसरे मॉडल चलते रहे, जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, तो हम उसको डिटेल में तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नीट को एनसीईआरटी बेस रखते हुए चलना है, तो नीट एंट्रेंस एग्जाम को। तो थोड़ा सा डिस्कशन लेकिन जरूर लिया जाएगा, ताकि एक रेफरेंस हमें मिल सके कि पुराने जो मॉडल थे और ये जो नया मॉडल आया है, जो कि वेल ट्रस्टेड और एक्सेप्टेड मॉडल है, तो इसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, कई लोग वो 20 ईयर बैक तक क्वेश्चन या 30 ईयर तक वो अटेम्प्ट करते रहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसमें फ्रीक्वेंटली उन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। तो उस मॉडल्स को भी, ओल्डर मॉडल्स को भी हम थोड़ा सा टच जरूर करेंगे। उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक बातें। एक तो हुआ ये सेल का ओरिजिनल लिमिटिंग बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेनली, ठीक है, मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो कभी कभी ऑप्शन में देते हैं लाइपोप्रोटीन। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे गए हैं जिसमें पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो तब हमें लाइपोप्रोटीन आंसर करना पड़ता है। एक्चुअली उसने लिपिड और प्रोटीन को जॉइंटली बोल दिया है वो लाइपोप्रोटीन। हालांकि जब लिपिड के साथ प्रोटीन बाउंडेड हो जाते हैं या प्रोटीन और लिपिड बाउंडेड हो जाते हैं, तब भी हम लाइपोप्रोटीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे लाइपोप्रोटीन बोल दिया गया। तो मेनली लाइपोप्रोटीन, मैं इसको अब प्रॉपर सेंस में लिख रहा हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई।
इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, या जो लिपिड कंपोनेंट है वही उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। और लिपिड्स के स्पेशल टाइप होते हैं या एक स्पेशल कैटेगरी के लिपिड्स यहाँ मिलते हैं जिनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो एक और तरीके से अब क्वेश्चन बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मेनली फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन है ये मेनली कहा हमने, तो प्लस इसके अलावा होते हैं कुछ ओलाइगोसैकेराइड्स। ओलाइगोसैकेराइड्स, ये जो ओलाइगोसैकेराइड्स हैं ये स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंगल शुगर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। और जब एक से ज़्यादा रेजिड्यू या यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड जैसे बड़े शुगर थोड़ा बनने शुरू होते हैं, उनको हमने कहा ओलाइगोसैकेराइड। अगर वो शुगर्स के नंबर 10 बियॉन्ड हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में पहुंचते हैं तो वो हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च। तो यहाँ कुछ ओलाइगोसैकेराइड्स भी होते हैं। लिटिल बिट फॉस्फोलिपिड्स के अलावा अभी बात हो रहा था कोलेस्ट्रॉल जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ही होते हैं। मेन कंपोनेंट है लिपिड और प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, बट कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में ऐड करते हैं या उसके फ्लूइड नेचर में रोल प्ले करते हैं। अब ये जो वर्ड अभी मैंने बोलना शुरू किया है फ्लूइड नेचर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नेचर रखता है या फ्लूइडिटी रखता है, एब्सोल्यूट फ्लूइड नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड पुराने टाइम में एक वर्ड चलता था, इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, क्योंकि जब फ्लूइड और सॉलिड के बीच में कुछ बताना हो तो वो सेमी फ्लूइड उसको यूज करते थे। फिलहाल ये कहा जा सकता है एक जेल की तरह, जेली जैसा कुछ मटेरियल या मच थिकंड वाला मच मटेरियल। अब प्रेजेंटली जो बिल्कुल आइडियल वर्ड इसकी नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। तो ये क्वासी फ्लूइड मतलब जो नियर टू सॉलिड के करीब है बट स्टिल सम फ्लूइडिटी इज देयर, ऐसा कह सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉलिड की तरफ ज्यादा टिल्ट करते हुए, एब्सोल्युटली मैं फिर कह रहा हूं स्ट्रिक्टली सॉलिड नेचर नहीं है, ये फर्म नहीं है, बट थोड़ा सा उसी तरह का, तो क्वासी फ्लूइड वर्ड इसमें आया है। तो ये इसकी नेचर में एक तो बताया गया है क्वासी फ्लूइड है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर में ही एक और टर्म यूज करते हैं हम, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी 11th में ही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो वो अभी जो 11th में ही आए हैं जस्ट उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आपने कहीं शायद 10th तक ये पढ़ लिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ये कंप्लीटली ट्रुथ नहीं है, ये फुल ट्रुथ नहीं है, ये 10th या लोअर क्लासेस के लिए है। अभी यहां पर यही चीज है बस कि 11th में यानी जब हम हायर क्लासेस की तरफ आते हैं तो वही चीजें जो थोड़ा सा वेग या अस्पष्ट कही जाती थी उनको ज्यादा स्पष्टता के साथ अभी यहां बताया जाता है। तो एग्जैक्ट वर्ड हमें मिलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इनमें अंतर क्या है वो भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं पहले नोट कर देता हूं, एक तो ये क्वासी फ्लूइड है, ना फुल्ली फ्लूइड ना सॉलिड, कुछ बीच में, तो क्वासी फ्लूइड है। और दूसरा वर्ड आपके सामने बोला गया है कि इट इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिव परमिएबल नेचर, ये सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का मेम्ब्रेन है। इसको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव परमिएबल आपको बिगिनिंग से ही एक बेस बन जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इजी वे में आपके समझ में आने वाला है। तो ध्यान करते हैं कि हर एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सुना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, वो मेम्ब्रेन जिनसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्रॉस कर जाएं, वो मेम्ब्रेन जिनसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों गुजर सके, पास ऑन हो सके, फ्लो कर सके, उनको क्या कहेंगे हम? उनको हम कहते हैं फुल्ली परमिएबल या सिंपली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि परमिएबल का मतलब फुल ही मानेंगे हम, ऑफ कोर्स हाफ क्यों, तो फुल्ली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे सेलुलोजिक सेल वॉल, ये इसी तरह के नेचर के होते हैं, फुल्ली परमिएबल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट,
अगर किसी सॉल्यूशन में कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल पड़ा है, बिगर कोई क्रिस्टल है, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, वो बात नहीं आ रही। लेकिन जो सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों क्रॉस कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? फुल्ली परमेएबल। फुल परमेएबल हुआ। अब इन केस अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कुछ भी क्रॉस ना कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन परमेएबल। और एक और वर्ड है उसी के लिए, इम्परमेएबल। तो एक तरफ हुआ परमेएबल, जिनसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा वर्ड हुआ इम्परमेएबल, जिनसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट कोई भी कंपोनेंट क्रॉस नहीं कर सकता है, अदर साइड, किसी भी साइड, एक साइड या दूसरी तरफ किसी सिस्टम में क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसको बोलेंगे इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। जो वैक्सी कोटिंग वाली मेम्ब्रेन्स होती हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सुबेराइज्ड सेल वॉल, जैसे कॉर्क सेल की हम बात कर रहे थे, कॉर्क सेल जो कि बताया गया था डेड होता है लास्ट में मैच्योरिटी पे, जिसको पहला सेल जो डिस्कवर हुआ वो डेड सेल था, तो उस पर सुबेरिन की कोटिंग होती है कॉर्क सेल पे। तो सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड ये अब एक और पॉइंट हमें पता चला है कि वो जो कॉर्क सेल है वो कैसी है? सुबेराइज्ड। सुबेरिन एक वैक्स है, और वैक्स वाली जो वॉल स्ट्रक्चर है उनसे कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट क्रॉस थ्रू नहीं हो सकता, तो वो है इम्परमेएबल। तो परमेएबल हुआ, इम्परमेएबल हुआ। अब दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट। इन केस सॉल्वेंट जो कि उसका मेन या बड़ी मात्रा में जो प्रेजेंट होता है, मोर इन क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो इन केस अगर सॉल्वेंट क्रॉस कर सके, आउट ऑफ टू एक कंपोनेंट क्रॉस कर सके, सॉल्यूट नेवर, सॉल्यूट ना कर सके, तब हम क्या बोलेंगे? तब वर्ड आएगा सेमी परमेएबल। मैं फिर बोल दूं एक बार, दोनों कंपोनेंट क्रॉस कर सकते हैं इजीली, तो उसको क्या बोल दिया हमने? फुल्ली परमेएबल। दोनों में से कोई भी कंपोनेंट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हमने क्या बोल दिया? इम्परमेएबल। और दोनों में से एक बिगर, वो बिगर मतलब मेन वन, तो सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट अगर क्रॉस कर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेएबल। बस अब हमारा ये वर्ड ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सेलेक्टिव परमेएबल कैसे? तो सेमी परमेएबल, सोच के देखें, कोई भी लिविंग सेल क्या ऐसा हो सकता है इसमें केवल सॉल्वेंट, और मेनली सॉल्वेंट हम लेते हैं वाटर को, तो कोई सेल ऐसा हो सकता है कि जो सिंपली वाटर की एंट्री और वाटर के एग्जिट से ही अपना काम चला लेगा? क्या उसको कोई मिनरल, सॉल्यूट, कोई न्यूट्रिएंट कुछ नहीं चाहिए? और इन केस अगर वो सब चीजें अंदर कहीं जनरेट कर भी रहा है, तो क्या उन रिएक्शंस में कोई वेस्ट नहीं बनते? क्या उसको कोई टॉक्सिन एलिमिनेट नहीं करने की नीड हो सकती? तो क्या सॉल्यूट के बिल्कुल एंट्री एग्जिट को स्टॉप करके कोई सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो भी कोई लिविंग सेल होते हैं उनमें सॉल्वेंट के लिए परमेएबिलिटी एक ईजी है, लेकिन सॉल्यूट भी लिटिल बिट एज पर नीड, जितना उन्हें जरूरत होगा वो एंटर या एग्जिट हो सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली सेमी परमेएबल हो नहीं सकते, वो कैसे होते हैं? सेलेक्टिव परमेएबल होते हैं। तो वर्ड आया है सेलेक्टिव परमेएबल, और अभी मैंने आपको बताया है सेलेक्टिव नेचर उसका, या उसकी कह सकते हैं सेलेक्टिविटी। तो वो सॉल्वेंट को इजी अलाउ करते हैं, सॉल्वेंट को इजी अलाउ, मैंने डबल टिक कर दिया उसको, और सॉल्यूट को लिटिल बिट या एज पर नीड, इसको मैं प्लस माइनस से मतलब आ भी सकता है, नहीं भी, ऐसे शो कर रहा हूं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेएबल नेचर के होते। अब ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूं इस पे आपसे। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए। सपोज ऑप्शन दिया गया सेल्यूलोज सेल वॉल, ठीक है, पहला ऑप्शन हुआ सेल्यूलोज सेल वॉल। दूसरा ऑप्शन हुआ सुबेराइज्ड सेल वॉल, ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूं अभी कि इनका नेचर कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन हुआ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन हुआ सुबेराइज्ड सेल वॉल, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हम पढ़ रहे हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, या एक और ऑप्शन भी यहां पे हम अगर ये ना दिया हो तो ऑप्शन हो सकता है पार्चामेंट पेपर। तो ये जो लास्ट में फोर्थ ऑप्शन पे बोले गए हैं पार्चामेंट पेपर और ये कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सेमी परमेएबल यही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला था सेल्यूलोजिक सेल वॉल, वो हमने पढ़ा फुल्ली परमेएबल। सुबेराइज्ड सेल वॉल, उसको हमने कहा था इम्परमेएबल। फिर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हमने कहा था सेलेक्टिव परमेएबल, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज सेमी परमेएबल, स्ट्रिक्टली सेमी परमेएबल। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमें मिल रहा है कॉपर फेरोसाइनाइड, पार्चामेंट पेपर, एक और नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेएबल स्ट्रिक्ट सेंस में आते हैं।
ये स्ट्रिक्टली सेमी परमिएबल है। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर या लिविंग सिस्टम में हमें कोई स्ट्रिक्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं मिलता। जितने भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैं दे आर आर्टिफिशियल और से सिंथेटिक। वो सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, वो मैन मेड हैं। सपोज इस टॉपिक से पहले एक सिंपली 10th पास आउट कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो जनरली वो पहली थिंकिंग क्या बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कॉपर फेरोसाइनाइड या पार्चामेंट पेपर जैसी चीजें तो नहीं होती हैं और वो पढ़ के आए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो सेमी परमिएबल में टिक कर देते हैं और श्योर भी रहते हैं क्योंकि पहले एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन भी रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नहीं है। कैसा बताया गया? सेलेक्टिव परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं बताया है, कोई भी मेम्ब्रेन लिविंग सिस्टम में एब्सोल्युटली सेमी परमिएबल नहीं हो सकता, वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर के होते। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन नाम से जान रहे हैं, इस टर्म को भी थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए। बिल्कुल माइंडसेट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का मतलब वो जो चारों तरफ बाउंड्री है ना सेल के, जो उसको एनकेस करके रख रही है, जो प्रोटोप्लाज्म को लिमिट करके रख रही है, वो सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यही सोच रहे हो कि हाँ वही तो सेल मेम्ब्रेन है, और कौन सा सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एनी मेम्ब्रेन रिलेटेड विद सेल, सेल से रिलेटेड, सेल के बाहर या उसके अंदर उनके ऑर्गेनेलीज पे जो भी मेम्ब्रेन है वो सब सेल मेम्ब्रेन ही हैं। तो सेल मेम्ब्रेन वो लिमिटिंग आउटर बाउंड्री जो मोस्ट कॉमनली दिमाग में रहता है वो रेफरेंस यहां दिया गया, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन की ही तरह से होते हैं, वो भी इन्हीं चीजों से बने हुए और इसी नेचर के होते हैं। सो अब पूरा पॉइंट हो चुका है हमारा, ऑल द मेम्ब्रेन्स वेदर लिमिटिंग और इनसाइड द सेल दे आर ऑल सेल मेम्ब्रेन। वो सारे मेम्ब्रेन रिलेटेड विद सेल वो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये बातें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इससे पहले कि हम उसका एक मॉडल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसको हम डेस्क्रिप्टिव वे में डिटेल में देखें, तो उससे पहले हमने कुछ बातें डिस्कस की। ये जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है नगेली और क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट नेम आपकी चॉइस पे है, अकेडमिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने नाम दे दिए हैं। नगेली और क्रैमर, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन PLOWE प्लो नाम के साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म कॉइन किया था। तो ये नाम किसने दिए उसके लिए मैंने साइंटिस्ट नेम यहाँ पे अभी आपको बताए। तो क्वेश्चन की अगर बात करें ये टर्म किसने कॉइन की है, इसका नेचर कैसा होता है परमिएबिलिटी बेस पे, तो सेलेक्टिव परमिएबल पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इसकी नेचर फ्लूइड, सॉलिड, ठीक है, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। तो अगर क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मिले तो हमें आंसर क्वासी फ्लूइड लेना है। इन केस क्वासी फ्लूइड अवेलेबल ही ना हो तो हम सेमी फ्लूइड भी कर सकते हैं उस स्थिति में, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन मेन कंपोनेंट बताए गए, और अगर कहीं पूछा जा रहा हो डिटेलिंग में कंपोनेंट तो हम इन चीजों को भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये सब बातें हमारी अर्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी आई हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जैसे मैं कह रहा था, डिस्क्राइब करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए, और मॉडल्स में जो शुरुआती मॉडल्स हैं उन्हें हम सैंडविच मॉडल्स के नाम से जानते हैं, उन्हें हम सैंडविच मॉडल्स के नाम से जानते हैं। सबका तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ स्टूडेंट सैंडविच को लेके एकदम दिमाग में सैंडविच का तो इमेज समझ रहे हैं क्या बनेगा। तो सैंडविच का मतलब एक सैंडविच्ड कंडीशन मानिए आप, ठीक है। अगर दो सिमिलर लेयर्स के बीच में, जैसे मेरे ये दोनों पाम के बीच में ये मैंने मार्कर को प्लेस कर दिया है, तो मार्कर इज गेटिंग सैंडविच्ड, ये सैंडविच्ड हो गया है। दो सिमिलर लेयर्स के बीच में कोई तीसरा वो बीच में दब गया है या उनके बीच में कंप्रेस हो गया है, तो वो क्या हो गया है, सैंडविच्ड कंडीशन हो गई है। तो सिंपली जो आपके खाने वाले सैंडविच जो आपके दिमाग में अभी आ रहे थे, तो उनमें भी क्या होता है, ब्रेड पीस लोअर, ब्रेड पीस अपर एंड सम फिलिंग, तो वो क्या होगी, सैंडविच्ड कंडीशन होगी। ऐसा वही नहीं बल्कि कई और जगह पे भी हम इस वर्ड सैंडविच को इंग्लिश में भी कहीं स्टेटमेंट बनाते हुए यूज कर लेते हैं कि दैट सच एंड सच पर्सन गेट सैंडविच्ड बिटवीन द टू, ठीक है। तो सैंडविच एक कंडीशन का नाम है। तो सैंडविच मॉडल जब तक दिए गए थे तो उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में
बस इतना क्लियर था, मेन कंपोनेंट उसका लिपिड। ये उस समय तक का मामला था कि लिपिड नेचर उसका एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। और फिर कहा जा रहा था कि प्रोटीन भी होते हैं, तो माना जा रहा था कि प्रोटीन होते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तरफ, यानी जो साइटोप्लाज्मिक साइड होगा, जहां सेल का इनर साइड में साइटोप्लाज्म है वहां भी, और जो एक्सटीरियर साइड है वहां भी, तो दोनों तरफ तो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन को मैं सिंपली यहां पी लिख देता हूं, और उन प्रोटीन्स की आउटर और इनर लेयर के बीच में सैंडविच्ड हो गया है, दब गया है लिपिड का बाई लेयर। मैंने वर्ड बोला है बाई लेयर, यानी डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो इसमें सैंडविच्ड हो गया है। फॉस्फोलिपिड्स को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और क्यों दिखाते हैं वो हम इसके जस्ट बाद अभी डिस्कस कर लेंगे, ऐसा क्यों दिखलाते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो फॉस्फोलिपिड को हम एक हेड और दो टेल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो फॉस्फोलिपिड है, मतलब लिपिड्स हैं, लिपिड्स के लिए एल अल्फाबेट से शो किया गया। तो सैंडविच मॉडल जो चल रहे थे, मैंने पहले कहा था सैंडविच मॉडल को हम डिटेलिंग में नहीं लेंगे क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है। ये रेफरेंशियल टच किया गया है कि शुरू में जब तक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं था तो कौन से मॉडल थे। कुछ लोग कह सकते हैं इसको टच करना क्यों जरूरी था, तो जरूरी इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जब आप आज मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब पढ़ के आए हैं आप, तो क्या आपने थोड़ा सा रेफरेंस डोबेराइनर ट्रायड या न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल का नहीं लिया था? तो इन द वेरी सेम वे, तो भले ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो हम पढ़ेंगे ही, वो तो मेन है जिसको कि आजकल फॉलो किया जा रहा है, इसके हिसाब से सारे कंसेप्ट्स आगे बताए जाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हमने लिया कि ये मॉडल चल रहे थे जिन्हें सैंडविच मॉडल कहा गया। तो किन्होंने ये मॉडल दिए थे, थोड़ा सा उसके बारे में लिख के फिर मैं इसको यहाँ पे अभी रोकने जा रहा हूँ। तो सैंडविच मॉडल्स आपको नाम बताया गया। इन्हीं सैंडविच मॉडल्स को, क्योंकि देख रहे होंगे आप ये लिपिड की एक बाई लेयर, मैंने इन दोनों को जॉइंटली बोल दिया है बाई लेयर, तो लिपिड का बाई लेयर प्रोटीन की आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में क्या हो गया है, सैंडविच्ड हो गया है। तो इन्हीं मॉडल्स का एक और भी नाम होता है ट्राई लैमेलर मॉडल। ट्राई लैमेलर, तो पुराने समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या मानते थे, उसका नेचर, उसका जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है उसको क्या मानते थे, ट्राई लैमेलर पार्ट मानते। तो सैंडविच मॉडल्स भी कहते हैं और ट्राई लैमेलर मॉडल्स के नाम से भी इन मॉडल्स को जानते हैं। और इन्हीं मॉडल्स को शॉर्ट में एक्सप्रेस करते हुए कभी कभी PLLP टाइप मॉडल ऐसा भी बोलते हैं, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, यानी प्रोटीन आउटर, प्रोटीन इनर और लिपिड का बाई लेयर, तो उसी को PLLP ऐसे भी शो किया गया। तो तीन नाम से हम इन मॉडल्स को जानते हैं। और ये मॉडल्स दिए थे, ये लास्ट स्टेटमेंट है मोर और लेस इसके बारे में, ये मॉडल्स दिए थे साइंटिस्ट डैनियली डेवसन, डैनियली एंड डेवसन नाम के साइंटिस्ट ने, एज वेल एज एक और साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने। ये सैंडविच मॉडल के भी एक तरीके से दो अलग अलग टाइप हैं। सैंडविच के भी तो टाइप होते हैं ना, क्योंकि आप उसके अंदर फिलिंग मटेरियल के हिसाब से या उसकी आउटर इनर लेयर के हिसाब से चाहो तो चेंज भी तो कर सकते हो ना। तो काफ़ी सारे इसमें भी मैंने कहा आपको दो टाइप थे, डैनियल डेविसन और रॉबर्टसन, जो कि मेन दो टाइप थे। अंतर क्या होता था इनमें? अंतर ये होता था कि जहां एक तरफ डैनियल डेविसन मॉडल में कहा गया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, राउंडेड प्रोटीन्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टसन ने कहा था नहीं, वो प्रोटीन्स फिलामेंटस होते हैं। तो प्रोटीन का टाइप थोड़ा अलग बता दिया और बाकी चीजें मोरलेस यही थी। दोनों ही ये जो मॉडल थे जिन्हें हम सैंडविच मॉडल कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं, इनके ड्रॉबैक भी एक से ही थे। इनके ड्रॉबैक, इनमें जो कमियां थी वो भी लगभग एक से ही थी, जिसकी वजह से फिर इनको हटाया गया या ये हटे टाइम कोर्स में जब एक नए अपडेटेड एडवांस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ गए, तो तब ये समाप्त हुए। तो रॉबर्टसन का जो मॉडल था, जिसमें मैंने अभी कहा, इन्होंने कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन और इन्होंने कहा था फिलामेंटस। मैंने एक यहाँ पे हिंट कर दिया है कि प्रोटीन जो है ग्लोबुलर रहे, इसमें फिलामेंटस। और रॉबर्टसन के मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्टसन के मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्टसन ने बताया था कि इस ट्राइलैमेलर में जो प्रोटीन है वो 20 एंगस्ट्रॉम,
इनर प्रोटीन ये भी 20 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड का जो बाई लेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम में। इस तरह से जो पूरे मेम्ब्रेन का थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम एवरेज होता है, एवरेज 75 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो एवरेज एक थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यूनिट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम रॉबर्टसन ने बताई थी। तो इसलिए रॉबर्टसन के मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से नाम से भी जानते हैं। इन मॉडल की कमियां क्या थी, उन कमियों के बारे में हम तभी बात कर लेंगे जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो कमियों के बारे में अभी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। अभी मैं जो आपसे कह रहा था ये फॉस्फोलिपिड को ऐसे क्यों शो किया, वो सब बातें करके फिर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ इनकी कमियां और वो मॉडल में, नए मॉडल में कैसे इरेडिकेट हो गई, दोनों के बारे में इकट्ठा बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका अकेडमिकली कम से कम 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन, कभी कभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मॉडल के बारे में फुल लेंथ क्वेश्चन लास्ट में 5 नंबर तक का दे दिया जाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में तो हम अगले टर्न पे या अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी इलेबोरेट है। उससे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि फॉस्फोलिपिड को ऐसा क्यों शो करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं कि फॉस्फोलिपिड को ये एक हेड, राउंडेड और 2 टेल ऐसा क्यों शो किया। हालांकि ये आपके अगले जो चैप्टर्स हैं, जिनमें एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल, थोड़ा सा वहां टच करता है, बट फिर भी क्योंकि कुछ चीजें यहां पे अभी इजी हैं, आप समझ पाएंगे। तो आप एक चीज को समझें कि आपने पढ़ा हुआ है लिपिड्स के 2 हिस्से होते हैं, और एक हिस्सा होता है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, और एक अल्कोहलिक पार्ट होता है जो कि मोस्ट कॉमन लिपिड्स में हम लोग क्या रखते हैं, ग्लिसरॉल वाला हिस्सा रखते हैं। इन केस अगर किन्हीं को अभी तक ये बातें नहीं पता है, फैटी एसिड क्या होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, नहीं पता है, तो सिंपली फैटी एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जनरली उनमें कार्बन का नंबर 10+, ठीक है, ऐसे रहता है। तो जैसे 12, 14, 16 हायर नंबर्स रहते हैं। तो फैटी एसिड्स तो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आप 10th में पढ़ ही चुके हैं, RCOH। और ग्लिसरॉल ये एक अल्कोहल है। इसको आप कॉमनली जो ग्लिसरीन बोलते हो ना, वही ग्लिसरॉल है। ग्लिसरीन को ही केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल बोल दिया है। तो ग्लिसरॉल का ये एक फार्मूला छोटा सा है, मेमोराइज आप कर लेंगे। उसके पास 3 कार्बन, तीनों पर एक एक OH, और बाकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से पूरी हो गई है सिंपली। तो दिस इज ग्लिसरॉल। तो एक ग्लिसरॉल के पास आप क्या देख रहे हैं, 3 OH ग्रुप हैं, अल्कोहल ग्रुप हैं। अब उनमें से किसी भी अल्कोहल के साथ अगर फैटी एसिड ज्वाइन हो जाए, समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिड के साथ, एसिड जब अल्कोहल से जुड़ते हैं, आप पढ़ के आए हैं 10th में, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टर बनते हैं। जब कोई फैटी एसिड या ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। तो जितने भी लिपिड्स होते हैं ना आपके, वो सब एस्टर कंपाउंड्स ही होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी आपके लिपिड्स होते हैं वो एस्टर कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा या ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है तो भी, और अगर दोनों या तीनों ही अल्कोहल के साथ ऐसे एस्टरिफिकेशन हो जाए तो भी, बनने वाले कंपाउंड लिपिड्स ही कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे का शो करता हूं। सपोज ये मैंने अभी लिखा एक RCOOH, ये कोई फैटी एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो एसिड की साइड से OH, अल्कोहल की साइड से H, और ये इनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बना, ये इनके बीच में बना एस्टर बॉन्ड। इसी तरह से ये लिपिड बन चुका है। एक सिंपल लिपिड की शुरुआत यहीं से हो जाती है। वो सारे लिपिड जिनमें एक ही एसिडिक वाला ग्रुप हिस्सा ले रहा है या एक ही एसिड मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, ऑर्गेनिक एसिड, उनको हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। सपोज इसी वे में एक दूसरा फैटी एसिड जो कि सेम एसिड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है और डिफरेंट भी, वो जुड़ गया है, तो अब हो जाएंगे वो डाइग्लिसराइड। इसी तरीके से अगर एक तीसरा जुड़ जाता है तो क्या हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड। लेकिन उन्हें मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको बताना है फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो फॉस्फोलिपिड में अभी मैंने यहां पे 2 जगह पे शो किया है आपको, ऑर्गेनिक एसिड या फैटी एसिड। अब तीसरा जो एसिड हम ले रहे हैं वो एक मिनरल एसिड है, आप नाम जानते हैं H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड हम यहां पे ले रहे हैं।
P डबल बॉन्ड O और H3PO4 था, ये तीन उसके साथ OH वाले हिस्से होते हैं। तो वही OH और H, ये H2O यहां से निकला और ये बॉन्डेड हो गए। अब इस बॉन्ड को, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड ने जो बॉन्ड बनाया तो क्या हो गई, ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए। लिपिड्स तो शुरू से थे, जब सिंगल फैटी एसिड जुड़े या 2 मॉलिक्यूल जुड़े, ठीक है। और अब तीसरा हमने ले लिया है यहां पे, ये कौन सा हिस्सा, फॉस्फोरिक एसिड वाला हिस्सा, तो ये बन गए हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड 3H, ठीक है, ट्राई बेसिक नेचर के होते हैं। मैं उनके H को हटाते हुए इन्हें आयन के फॉर्म में ऐसे शो कर रहा हूं। तो ये इसका जो चार्ज्ड वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं पोलर हेड। ये इसका चार्ज्ड वाला हिस्सा जहां फॉस्फेट आया है, ये वाटर के लिए एफिनिटी रखने वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पोलर हेड। और ये जो दोनों हिस्से आप इसके देख रहे हैं, ये दोनों जो कार्बन वाले इसके जो टेल्स हैं, ये हाइड्रो या वाटर के लिए रेपेलेंट नेचर के होते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो दो हो गए हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो शायद इजीली आपके समझ में आ चुका होगा कि फॉस्फोलिपिड को ऐसे क्यों शो किया, ठीक है। फॉस्फेट वाला जो चार्ज वाला हिस्सा है उसका, जो वो उसका हेड बोला गया, वो वाटर के लिए एफिनिटी रखता है, उसको हमने बोला है पोलर नेचर का, पोलराइज्ड, तो पोलर हेड हो गया वो। और जो दोनों के दोनों कार्बन वाले जो ब्रांचेस हमने देखे, या कार्बन के जो हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट नेचर के, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, टेल्स। तो अब ये फॉस्फोलिपिड आ चुका है। अभी जैसा मैंने आपसे कहा था, हम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड तक ही इसको रखेंगे और अगले लेक्चर में मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, खासतौर पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फॉस्फोलिपिड में मैं पेन डाउन कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ये हुआ आपका पोलर हेड। नेचर इसका बताया, वाटर के लिए एफिनिटी रखने वाला, हाइड्रोफिलिक। और ये हुए दो नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर, जिन पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, नॉन पोलर टेल्स हुए, और इनको कहा गया हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो ये तो बड़ा अजीब नेचर हो गया, एक तरफ तो ये वाटर के लिए एफिनिटी भी रखता है इसका एक एंड, और दूसरा जो है वो उससे हेट करता है, फोबिया। तो इसको क्या बोल देंगे, तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर रखता है, तो इसको बोल देंगे एम्फीपैथिक। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्ड मिला है, कॉम्पिटिटिव पे इस पे क्वेश्चन आ चुका है, भले ही ये एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड ना हो, लेकिन नीट या एआईपीएमटी जैसे एंट्रेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक ड्यूअल नेचर या एक एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके थ्रू आपको मिल पाई, इसलिए फॉस्फोलिपिड के बारे में ये बताया भी गया कि ऐसे क्यों शो करते हैं, और उसके थ्रू हमें और चीजों के बारे में भी जानकारी मिली। और भी कुछ इसके यूजेस हैं जिनके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज आपको समझ में आया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका कौन कौन सी चीज़ों से वो बना होता है। हालांकि अभी डिटेलिंग बाकी है, किसने वो नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन किसने कहा, ठीक है, उसका जो नेचर है क्वासी फ्लूइड बोला, चाहे वो सेमी सेलेक्टिव परमेबल नेचर उसका बोला गया, या उसके कुछ कंपोनेंट के बारे में, ये सब बातें। और थोड़ा सा हमने पुराने मॉडल, सैंडविच मॉडल का भी रेफरेंस अभी ले लिया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम अगले टर्न के लिए सिक्योर करेंगे। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लगातार नए नए क्लासेस ज्वाइन कर सकें और नए वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड से भी कहें, उनके साथ भी शेयर करें, उन्हें भी कहें कि वो बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशन लगातार उन्हें मिलते रहें। थैंक्स।